सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बहुत बड़ा फैसला आया था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ही पलट दिया था, जिसकी वजह से विपक्ष भी भौंचक्का रह गया था कि मोदी को आखिरकार रोका कैसे जाए। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी के खिलाफ भी आता है तो सदन में उनके पास में इतना बहुमत है, इतनी पावर है कि वो फैसला पलट करके राष्ट्रपति की मोहर लगवा लेते हैं। मसलन मोदी सरकार ने फैसला पलट करके एक नया कानून पेश किया था। नया कानून नहीं, दरअसल उस कानून में थोड़े से बदलाव किए थे चुनाव आयुक्त को लेकर के। अब उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। और इसके अलावा हम इस रिपोर्ट में यह भी जानेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के तीन तीन समनों को ठुकराने के बाद भी अभी तक बचे कैसे हुए हैं। ईडी ने उनके खिलाफ में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, क्या कहता है ईडी का कानून, और कैसे केजरीवाल कानूनी दांवपेच से जांच एजेंसी का समय जाया कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो पाएगी या फिर नहीं, कब तक ये टाल मटोल का खेल चलता रहेगा। इन दोनों ही मामलों को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गरम है। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट से आ रही बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र चयन समिति का गठन करने की गुहार लगाई गई है। कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के बने नए कानून को चुनौती दी गई है। इस मामले में 12 जनवरी को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर की पीठ दरअसल सुनवाई करेगी। एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में निर्वाचन आयुक्तों के चयन और नियुक्ति पर संसद द्वारा पास किए गए संशोधन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन मंडल में देश के चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की गुहार लगाई है कि इस जो ये कमेटी गठित की जाएगी, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम भी शामिल होना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल किए जाएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष के साथ साथ चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को लोकसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा था कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद में लाया गया है। इसके बाद में 28 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक साल 2023 को सीधे तौर पर मंजूरी दे दी थी। कानून में संशोधन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके उनकी जगह प्रधानमंत्री के मनोनीत सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसकी वजह से विपक्षी खेमे में लगातार हाहाकार मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जैसे चाहे वैसे कानूनों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर हमारे संविधान पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा तीसरी बार भी बुलावा भेजे जाने के बाद एजेंसी के सामने पेश होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। साफ तौर पर तो नहीं, बहुत सारे बहाने बनाए। इसके बाद इस बात को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अब ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करने जा रही है या फिर चौथी बार समन भेजेगी। क्या ईडी कभी किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है या फिर किया है। समन का पालन न करने पर क्या कहता है ईडी का कानून। ईडी द्वारा केजरीवाल को 3 बार समन जारी करने और उसका अनुपालन न करने का मतलब यह नहीं है कि एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बाध्य है। अतीत में ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं जब ईडी ने लोगों को समन किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका ताजा उदाहरण है, जिन्होंने 6 समन का पालन करने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट यानी कि पीएमएलए मामलों के विशेषज्ञ वकील नितेश राणा के मुताबिक
एजेंसी के पास में पर्याप्त जो सबूत है वो होने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है, लेकिन वो जो एविडेंसेस हैं वो इतने ज्यादा ठोस होने चाहिए, पुख्ता होने चाहिए कि उन्हें कोर्ट में दरअसल उन पर सवालिया निशान न लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि कितने समन जारी किए जा सकते हैं इसकी भी कोई भी तय सीमा नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार बुलाए जाने के बावजूद भी नहीं आता है तो ईडी संबंधित अदालत के समक्ष आईपीसी की धारा 174 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज करवा सकती है और उस व्यक्ति को उसके परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि ईडी पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी करती है। वहीं भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 174 लोक सेवक के आदेश का पालन करने में गैर हाजिर कर रहने से संबंधित है और इसका उल्लंघन कारावास और जुर्माना तक हो सकता है। दूसरी ओर ईडी को गिरफ्तारी की शक्ति पीएमएलए की धारा 19 से प्राप्त होती है, जो कि निर्धारित करती है यदि निर्देशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या फिर केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या फिर विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी उसके पास में मौजूद सबूतों के आधार पर विश्वास करने का कारण है, ऐसे विश्वास का कारण दर्ज किया जाना चाहिए। यह लिखते हुए कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, वो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। पीएमएलए की धारा 63(2)(c) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज द्वारा 50 के तहत उपस्थित होने और साक्ष्य देने या फिर दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी करती है, ऐसा करने से अगर कोई चूक जाता है तो वो जुर्माना उसे भरना होगा, जो 500 रुपए से कम नहीं होगा। वैसे हैरत की बात यह है कि जो ये जुर्माना है वो इतना कम क्यों रखा गया है? 500 रुपए नेताओं के लिए कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन ऐसी प्रत्येक चूक या फिर विफलता के लिए इसे 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में समन का अनुपालन न करने पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर फैसला सुनाया था। जस्टिस एएस बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने कहा कि 2002 के अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी किए गए समन के जवाब में एक गवाह का असहयोग उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भवानी ने हाल के एक फैसले में कहा था कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी करने की ईडी की शक्तियों में गिरफ्तारी की शक्तियां शामिल नहीं हैं। फैसले में कहा गया, निश्चित रूप से गिरफ्तारी की शक्ति पीएमएलए की धारा 50 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। हालांकि पीएमएलए की धारा 19 ईडी के नामित अधिकारियों को उसे प्रावधान में उल्लेखित शर्तों को पूरा करने के अधीन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, लेकिन कितने समन भेजे जाएं इसे लेकर के कोई स्पष्टता नहीं है कि कितने समन भेजे जाएंगे। लेकिन यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी की शक्ति धारा 50 में नहीं है और ना ही यह धारा 50 के तहत जारी समन किसी के प्राकृतिक परिणाम के स्वरूप दरअसल उत्पन्न होती है। इसलिए अदालत ने रेखांकित किया कि एजेंसी के पास किसी व्यक्ति को उसकी पसंद के आधार पर गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। वहीं जहां तक केजरीवाल के विकल्पों की बात है, तो अगर उसने गिरफ्तार किए जाने की आशंका है खुद आम आदमी पार्टी को, तो वो अग्रिम जमानत के लिए अदालत जा सकते हैं। वो ईडी द्वारा जारी समन को रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। देखना अब यह होगा कि ईडी नेता के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करेगी, कब गिरफ्तारी की जाएगी और अरविंद केजरीवाल क्या ईडी के खिलाफ कोर्ट का भी रुख करते हैं। जैसे ही इस प्रकरण को लेकर कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।